नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नव एकेडमी। मेरे साथ नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली ओरिजिनल टीचिंग। क्लास 8 के ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर लेकर के आपके सामने पेश हुआ हूं और चैप्टर का नाम है कृषि, जिसको आप एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। कृषि क्या है, कितने प्रकार की है, कृषि के अंदर किन किन दशाओं का होना जरूरी है, मुख्य फसलें कौन सी है, भारत में कृषि की क्या स्थिति है, कृषि का विकास कैसा है और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि के एक फॉर्म की तुलना करते हुए हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो कहने का मतलब यह है, यह चैप्टर हमारे जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। जनरली हम सब लोग किसान परिवारों से आते हैं और वहां पर हम खेती को प्रत्यक्ष रूप से देख चुके हैं, लेकिन उस खेती में और जो यहाँ पढ़ेंगे क्या कुछ अंतर है इसके अंदर, या फिर एग्जाम के अंदर हम कृषि को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अगर क्वेश्चन फॉर्म में हमसे पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम कृषि का अध्याय या कृषि वाला जो आपका चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ आर्थिक गतिविधि करनी पड़ती है, और उन सब आर्थिक गतिविधियों को, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है, उनको 3 भागों में बांटा गया है, जिसको आप आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो बेटा, 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं। हम चैप्टर इसी तरह से शुरू करते हैं। जो आर्थिक क्रियाएं बताई गई है जिसके द्वारा मानव अपना जीवन यापन करता है, चाहे वो मजदूरी करेगा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, या वो खेती करेगा, या इंडस्ट्री लगाएगा, मेरी तरह अध्यापक बनेगा, वो भी बहुत सारी जो क्रियाएं हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है सभी को, जिसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और उसमें पहला है प्राथमिक क्रिया, प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रियाएं। दूसरा है द्वितीय क्रिया, द्वितीय क्रियाएं। और तीसरा है आपके तृतीय क्रिया। तो नाम से स्पष्ट है, तृतीय क्रियाएं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया किस तरह से काम करती है, या इसके अंदर कौन कौन सी चीजों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। प्राथमिक क्रिया या प्राइमरी एक्टिविटीज वे क्रियाएं हैं जिसका संबंध सीधा सीधा प्रकृति से है और प्राकृतिक संसाधनों से है, या प्राकृतिक संसाधन का जैसे उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फसल उगा रहे हैं, या प्रकृति के द्वारा जो चीज है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मछलियां पाल रहे हैं आप, मछली प्रकृति की देन है। तो वे सारी जो चीजें हैं जो हमारे आर्थिक गतिविधियों में काम आती है उसको हम कहेंगे प्राथमिक क्रिया। जैसे हम उसको लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन, है ना, प्राथमिक क्रिया क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन व निष्कर्षण से संबंधित। निष्कर्षण मतलब आप प्रकृति से कोई भी चीज आपको मिल रही है कच्चे माल के रूप में, आप उसको थोड़ा सा संशोधन करके अपना आर्थिक जीवन चला रहे हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, उससे आपको कुछ न कुछ आय हो रही है। इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके खेती का, कृषि, और एक और एग्जांपल ले सकते हैं मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का मतलब है मछली पालन से है, मत्स्य भी बोलते हैं इसको, फिशरिंग बोलते हैं आप जिसको। तो खेती हो गई और आपका मत्स्य पालन हो गया। प्राथमिक क्रिया क्या है? प्राथमिक क्रिया उसे कहते हैं हम जिसका संबंध आपके प्राकृतिक संसाधनों से है, उसका उत्पादन करना और उसका निष्कर्षण करना, अर्थात उससे कुछ न कुछ ऐसी चीज बनाना जो आपके काम आ सकती है। द्वितीय क्रिया, द्वितीय क्रियाएं जनरली आपके उद्योगों से संबंधित हैं। जो इंडस्ट्री जितनी भी है, उद्योग तथा प्रसंस्करण, जो रख रखाव है, डिब्बाबंदी, जो जितना भी कारखाना चलता है, कामकाज चलता है, ये सारा, मान लीजिए दूध आपको प्रकृति से मिलता है, वो प्राथमिक क्रिया है, पशुपालन। लेकिन उसके बाद में उसका प्रसंस्करण करना, डेयरी के अंदर उसको भेजना और वहां पे उसका रखरखाव करना, डिब्बों के अंदर उसको बंद करना, वो प्रसंस्करण में आएगा। और जो इंडस्ट्रीज है जहां पे मिल्क का आपको, जिसको शीतलीकरण कहते हैं या प्रसंस्करण कहते हैं, वहां पे उसका रखरखाव हो रहा है, तो उद्योग और प्रसंस्करण इस द्वितीय क्रिया में आते हैं। ये इसके ऊपर आधारित होते हैं। इसमें सारी इंडस्ट्री आ गई, जैसे मान लीजिए लोहा इस्पात उद्योग है, ये द्वितीय क्रिया के अंदर आएगा। मान लीजिए गेहूं है, गेहूं प्राथमिक क्रिया है ना, कृषि से आपको मिला,
लेकिन गेहूं से फिर आपने डबल रोटी ब्रेड वगैरह बनाई तो वो द्वितीय क्रिया में है, क्योंकि उसके लिए आपको मशीनरी चाहिए, इंडस्ट्री के थ्रू ये काम होगा, उद्योग के द्वारा ये काम होगा। तो इसको मैं ये कह सकता हूं एग्जाम्पल में, जैसे कि डबल रोटी बनाना, कपड़ा बुनना। कपड़ा, कपास कच्चा माल है, कपास प्राथमिक क्रिया है, खेती से पैदा होता है, लेकिन उसको इंडस्ट्री के द्वारा कपड़े में कन्वर्ट करना ये द्वितीय क्रिया है। कारखाना, लोहा उद्योग, लोहा उद्योग आदि है ना, इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो पहला हो गया प्राथमिक क्रिया, प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन। दूसरा हो गया जिसके अंदर आपकी इंडस्ट्री हो जाएगी, और रख रखाव वाली जो चीजें हैं उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल आपने ले लिए, डबल रोटी जैसे है, डबल रोटी बनाना, कपड़ा बुनना, या लोहा उद्योग, या बहुत सारी जितने भी इंडस्ट्रीज है वो इसके अंदर आएगी। अब हम तीसरी क्रियाओं की ओर चलते हैं जो इन दोनों की हेल्प करती है, प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं की सहायता करने वाली, है ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा प्राथमिक व द्वितीयक क्रियाओं के लिए सहायक या सहयोगी के लिए सहायक। अब मान लीजिए आपने डबल रोटी बनाई, अब डबल रोटी फैक्ट्री के अंदर पड़ी है, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाओगे कैसे, कैसे पहुंचाओगे उसको? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यातायात का साधन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ट्रक मंगवाने पड़ेंगे, गाड़ियां मंगवानी पड़ेगी। आपने सामान बेच दिया तो उसे जो पैसा मिला वो पैसा बैंक में जाएगा, उसका इंश्योरेंस होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं जिसके अंदर यातायात हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट किया अपने उत्पाद को बेचने के लिए तो वो विज्ञापन हो गया। ये सारी तृतीय क्रिया है। अब इसके एग्जाम्पल में देखो, आपने देख लिया यातायात, बीमा, बैंकिंग, विज्ञापन, या और भी बहुत सारी जो सेवाएं हैं, सर्विसेज जितनी भी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आएगा तृतीय क्रियाओं में। तृतीय क्रिया क्या है? जो प्राथमिक और द्वितीय की हेल्प करती है, ये तृतीय क्रिया है, जिसमें यातायात आ गया, बीमा, बैंकिंग, विज्ञापन वगैरह, ये तृतीय क्रिया है। तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रिया क्या है, आपके 8th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने ये जाना है। तीनों प्रकार की क्रिया, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण, ये आपको पता रखना है। यहां पर हम इस चैप्टर को एक स्टार्ट दे रहे हैं। अब आप इसको लिखिए। अब मैं बताता हूं आपको, कृषि से हम इसको शुरू करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, क्योंकि कृषि का संबंध सीधा प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। लिखिए, इसको नोट कीजिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं खेती की या कृषि की, जिसको आप एग्रीकल्चर भी कहते हैं। वैसे हमें सबको पता है कि खेती क्या है, कि सर खेत में फसलें उगाना वो खेती कहते हैं उसको, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको इसको लिखने के लिए कहा जाए, जब इसकी पर्टिकुलर आपको डेफिनेशन के लिए पूछा जाए, तब आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता करना है कि कृषि कौन सी क्रिया में आती है। तो हमने उसके पहले वाले जो बोर्ड वर्क किया था उसमें हमने देखा था कि कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया है। यह आपको ध्यान में रखना है। सीधा सीधा प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है या एक अंक के लिए पूछा जाता है कि कृषि कौन सी क्रिया है, प्राथमिक, द्वितीय क्या तृतीय। तो आपको सीधा सीधा बताना है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ये सबसे पहला फैक्ट है। अब इसके अंदर करते क्या है? सबसे पहले हम फसलों को लेते हैं, फिर फलों को लेते हैं, फिर सब्जियों को लेते हैं। प्राथमिक क्रिया जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाने और उत्पादन के साथ, उगाने और उत्पादन के साथ क्या क्या किया जाता है? पशुपालन किया जाता है। पशुपालन करना
कृषि कहलाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। अगर आपको कोई पूछे कृषि से आप क्या समझते हैं, खेती क्या है, तो आपको ये डेफिनेशन अपने दिमाग में रखिए। अब इसके कीवर्ड्स क्या क्या देखिए। कृषि, सबसे पहले कि खेती है क्या, तो खेती जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राथमिक क्रिया है। सबसे पहले यहां से आपको शुरू करना है। अब इसमें क्या क्या है, फसलें हैं, फल है, सब्जियां हैं, फूल है। इसको क्या क्या करना है, इसको उत्पादन करना है, इसको उगाना है, और इसके साथ में आपको पशुपालन भी करना है। ये सारी चीजें क्या कहलाएगी, खेती कहलाएगी। इसको आपको समझना भी है और लिखना भी है। ये है खेती। अब खेती के लिए क्या क्या चाहिए, कृषि के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, तो सबसे पहले जमीन जरूरी है। लेकिन जमीन भी कैसी, वो जमीन जो जिसमें फसल पैदा हो सके, तो उसके लिए आप लिखेंगे अनुकूल स्थलाकृति। कृषि के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या है, एक तो है आपके लिए अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए, जमीन अच्छी होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं, समतल मैदानी भाग इसके लिए सबसे अच्छा उपयुक्त है। हालांकि फिर तो पहाड़ों में भी खेती होती है, सीढ़ीनुमा खेती, लेकिन सामान्य रूप में अगर बात करें तो अनुकूल स्थलाकृति चाहिए सबसे पहले। उसके बाद में क्या चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए, मृदा, मिट्टी जरूरी है। तो मृदा, और मृदा भी कैसी होनी चाहिए, अगर उपजाऊ हो तो ज्यादा बेटर है। तो मृदा, और वो भी कैसी, उपजाऊ। उसके बाद में जलवायु भी उसके फेवर की होनी चाहिए। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए, मृदा उपजाऊ हो तो बेस्ट है, या जलवायु और जलवायु सॉरी या नहीं। तो ये कृषि के लिए आवश्यक दशाएं हैं, ये अनिवार्य है। कृषि के लिए क्या क्या अनिवार्य है, अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु, ये सबसे पहले चाहिए। अगर आपको खेती करनी है तो ये दशाएं आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा एक और टर्म दी है, छोटी सी टर्म है, कृषिगत भूमि। कृषिगत भूमि क्या है, अब ये तो बहुत छोटी सी टर्म है। कृषिगत भूमि से आप क्या समझते हैं, तो वो भूमि जहां पे खेती की जाती है, जहां पे फसलें उगाई जाती है। जमीन का वह भाग, जमीन का वह भाग जहां फसलें उगाई जाती हैं, जहां फसलें उगाई जाती है, क्या कहलाएगी, कृषिगत भूमि। ये एक छोटी सी टर्म दी हुई है, इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा यहां पर। तो देखिए कृषि की हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आगे से आगे चल रहे हैं ना, आप आराम से मेरे साथ बने रहिए, नोट करते रहिए। सबसे पहले कृषि क्या है, परिभाषा हो गई। कृषि के लिए अनिवार्य दशाएं क्या क्या है, ये पूरी चीजें अनिवार्य हैं खेती के लिए, ये अनिवार्य है। उसके बाद में कृषिगत भूमि से आप क्या समझते हैं। अब हम कुछ कल्चर्स की बात करते हैं। 5 प्रकार के कल्चर बताए गए हैं आपके यहाँ, उसके बारे में हम पता करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है जो खेती से संबंधित है, उसको नाम दिया गया है एग्रीकल्चर। एग्री मतलब वही खेती से संबंधित है। तो एग्रीकल्चर में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको मिट्टी को जोतना है, फिर बीज को बोना है, बुवाई करना है, फिर फसल उगेगी, और उसके साथ में आप पशुपालन भी कर सकते हैं। उसको हम कहेंगे एग्रीकल्चर। एक तरह का ये कल्चर है, एक तरह की कला है, एक तरह का साइंस भी कह सकते हैं। देखो क्या है एग्रीकल्चर में, क्या है, सबसे पहले आपको मिट्टी को, या जो आपका खेत है उसको जोतना पड़ेगा। खेत को जोतना, मिट्टी को जोतना, फिर फसल को बोना, यानी कि बुवाई करना, बीजों को बोना है ना, बुवाई करना। बुवाई करने के बाद में आपकी फसल तैयार हो जाएगी तो फसल उगाना, फसल उगाना, और इसके साथ में फसल उगाने की या फसल लेने के साथ में आप पशुपालन भी करते हैं ना। फसल उगाना तथा पशुपालन, जिसको आप एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, तथा पशुपालन करने का विज्ञान और कला, या आर्ट भी है, एक साइंस भी है, जिसको हम क्या कहेंगे,
एग्रीकल्चर कहेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर, मिट्टी को पहले आपको जोतना है, बुवाई करना है, फसल उगाना है, और उसके साथ साथ आप पशुपालन भी कर सकते हैं। इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो कहलाएगी आपकी एग्रीकल्चर। उसके बाद में दूसरी जो आती है कल्चर, उसको क्या है? सेरीकल्चर। मैं यहां पर लिखता हूं इसको, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीटों के पालन से, और अगर आप उसका पालन व्यापार के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे सेरीकल्चर। तो यहां सीधा सीधा आपको एक लाइन में ध्यान रखना है कि रेशम कीट या कीटों, रेशम के जो कीड़े होते हैं ना, रेशम कीटों का पालन व्यापार के लिए करना, इसको हम कहेंगे सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। और आपको पता है रेशम के जो कीड़े हैं वो शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं, मलबरी ट्रीज, ये आपने कई बार पढ़ा हुआ है। तो सीधा सीधा याद रखना आपको, सेरीकल्चर का मतलब क्या है? ये जो कल्चर है ये रेशम कीट पालन से संबंधित है, और वो भी अगर आप बिजनेस के पर्पज से उसको एक बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद में सेरीकल्चर, सेरीकल्चर के बाद जो तीसरा कल्चर है वो है पीसी कल्चर, जिसको आप कहते हैं मत्स्य पालन। ये तीसरा है पीसी कल्चर, जिसको आपने कहा है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन या मत्स्य पालन, जैसा भी आप कह सके। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर जो हैं, इस प्रकार से विकसित किए जाते हैं कि उसमें मछलियां ज्यादा पैदा हो, मछलियों के लिए अनुकूल दशाएं वहां पर दी जाती हैं। तो आप सीधा मछली पालन कह सकते हैं ना। कहां पे होगा ये? विशेष रूप से निर्मित तालाबों में। यहां पर लिख सकते हैं आप, विशेष रूप से निर्मित तालाबों में, तालाबों में क्या करना? मछली पालन। तालाब कह सकते हैं, सरोवर कह सकते हैं, पोखर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर के मत्स्य पालन का संबंध, पीसी कल्चर का संबंध किससे है? तालाबों से है, सॉरी मछली पालन से है। और वो भी विशेष प्रकार के तालाब। हमारे गांव के तालाब में मछलियां मिलेगी आपको, लेकिन उतनी अच्छी गुणवत्ता की, क्वालिटी की नहीं मिलेगी। लेकिन जो पीसी कल्चर के अंदर काम कर रहे हैं उनको पता है कि आप तालाब में, जैसे कुछ बीज विशेष होते हैं मछलियों के लिए, अलग से जो विशेष प्रकार का जो खाना या बीज दिए जाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर देखिए, एग्रीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, पीसी कल्चर हो गया। अब इसमें दो कल्चर और बाकी रहे हैं, तो आप इसको नोट कीजिए। इसमें अंदर हमने कृषि की परिभाषा, कृषिगत भूमि क्या है, और कुछ कल्चर पढ़े हैं। 3 कल्चर ले लिए, अभी 2 कल्चर बाकी। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पीसी कल्चर के बाद में अगला जो कल्चर है वो है विटी कल्चर, जिसको कहते हैं अंगूरों की खेती या द्राक्षा खेती। विटी कल्चर, विटी कल्चर, इसको आप कहेंगे द्राक्षा खेती या फिर अंगूरों की खेती। तो ये है चौथा जो कल्चर दिया हुआ है, विटी कल्चर। ये खेती के अंदर ही एक प्रकार का भाग है, कृषि को समझ रहे हैं हम। फिर लास्ट में 5वां जो बताया था उसमें हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, जिसको आप कहते हैं उद्यान खेती। अब उद्यान अर्थात बगीचे अलग अलग तरह के हो सकते हैं, सब्जियों का भी बगीचा हो सकता है, फूलों का भी हो सकता है, वो सारा का सारा हॉर्टिकल्चर में आएगा। और ये जब काम आप व्यापार के लिए कर रहे हैं, वाणिज्यिक उद्देश्य से, व्यापार के लिए, है ना, पैसा कमाने के लिए, तो हम लिख सकते हैं इसको वाणिज्यिक उपयोग के लिए। हॉर्टिकल्चर क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए, व्यापार करने के लिए क्या करना? सब्जियों को, फूलों और फलों को उगाना। सब्जियों, फूलों तथा फलों को उगाना।
ये आ गया आपके हॉर्टिकल्चर। तो 3 पहले बताए थे, 2 ये 5 हो गए। तो देखिए बेटा, विटिकल्चर क्या है? अंगूरों की खेती करना, द्राक्षा खेती। हॉर्टिकल्चर क्या है? व्यापार करने के उद्देश्य से आपको सब्जी के बगीचे लगाना, फूलों के लगाना, फलों के लगाना, जिसको आप उद्यान खेती भी कहते हैं। 5 कल्चर में से, पांचों में से एग्जाम के अंदर कोई ना कोई 1 या 2 कल्चर जगह बनाता है। तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, आपको याद रखनी है, और नोट कर दिया होगा तो आप इसको याद भी कर रखेंगे। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम, कृषि तंत्र के बारे में। कृषि एक तंत्र की तरह काम करता है जिसके 3 भाग हैं। कृषि भी एक तंत्र है जिसके 3 भाग है। सबसे पहला है आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, इसमें इनपुट देना है, जिसको आप निवेश कहते हैं। इसके बाद में कुछ काम होगा जिसको आप प्रक्रम या प्रोसेस कहते हैं, और फिर आपको आउटपुट मिलेगा जिसको आप निर्गत कहते हैं। आपको आखिर में क्या हासिल होगा। तो ये एक तरह से एक तंत्र है जिसके अंदर आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, फिर प्रक्रम है, और उसके बाद में आपको आउटपुट है। जैसे कि आप लोग नवोदय स्कूल में पढ़ते हैं, तो नवोदय सिस्टम के अंदर निवेश क्या हो गया? स्कूल की बिल्डिंग हो गई, टीचर्स हो गए, और आपकी जो स्टेशनरी हो गई, मैथ्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। आपके ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट है वो सारा क्या हो गया? निवेश हो गया। प्रक्रम में क्या हो गया? आपकी पढ़ाई हो गई, आपकी एक्सरसाइज हो गई, आपके गेम्स हो गए, ये सारा आप काम कर रहे हैं, प्रक्रम प्रोसेस चल रहा है। निर्गत में क्या मिलेगा? एक अच्छा सिटीजन मिलेगा, भारतीय नागरिक मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, समाज का निर्माण होगा। इससे बेस्ट आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल हम खेती पे बात कर रहे हैं। तो कृषि तंत्र में आपको निवेश में क्या चाहिए? देखो, सबसे पहले खेती के लिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए। तो निवेश में आपको देखो भूमि, फिर आपके पास में बीज चाहिए, आपको उर्वरक चाहिए जिसको आप खाद वगैरह बोलते हैं, जो प्रोडक्शन को बढ़ाता है खेती को, फिर मशीनरी चाहिए, ट्रैक्टर आदि, ये मशीनरी आ गई। मजदूर चाहिए जिसके अंदर श्रमिक, मजदूरों के बिना काम कैसे होगा? श्रम, लेबर तो चाहिए ना। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि जल चाहिए, बिजली चाहिए, इत्यादि। तो ये सारा आप निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनपुट है ये सारा। ये क्या है? इनपुट, निवेश। फिर प्रोसेस चलेगा जिसको आप प्रक्रम का नाम दिया है, वो प्रोसेस है। क्या होता है प्रोसेस में? सबसे पहले आप मिट्टी को या खेत को जोतेंगे। जोतने के बाद में बीजों की बुवाई होगी, फसल की बुवाई होगी। बुवाई के बाद में जब फसल थोड़ी सी बाहर निकल जाएगी तो उसको हम निराई गुड़ाई कहेंगे ना, खरपतवार को हटाने के लिए जो अनावश्यक घास हो जाती है। निराई गुड़ाई, अनावश्यक घास को हटाया जाता है, वीड्स जो होती है ना, खरपतवार, उसको हटाने के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। उसके बाद में सिंचाई तो रेगुलर चलती है। जब फसल बड़ी हो जाएगी तो आपको उसकी कटाई करनी पड़ेगी। यह प्रक्रम है किसका? खेती का। खेती में आपने ये डाला, उसके बाद में ये चीज आगे चल रही। अब आपको मिलेगा क्या? सबसे पहले तो फसल मिलेगी, क्रॉप्स, प्रोडक्शन मिलेगा, फसल। अगर आप इसके साथ में पशुपालन भी कर रहे हैं तो आपको क्या? ऊन मिल सकता है। अगर आप भेड़ वगैरह पालते तो आपको दूध मिल सकता है, तो डेयरी उत्पाद मिल सकते हैं। अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो कुक्कुट से जो भी आपको अंडे वगैरह या मुर्गी पालन से जो फायदा होता है वो मिल सकते हैं। तो कुछ नाम लिख सकते हैं, जैसे कि ऊन के उत्पाद, डेयरी उत्पाद, कुक्कुट उत्पाद, मुर्गी पालन से संबंधित है ना, कुक्कुट उत्पाद आदि। इसके साथ में आपको मिलेगा पैसा, जिसको आपने पूंजी नाम दिया है, कैपिटल। ये पूंजी मिलेगी आपको। तो अब देखिए, इसको कृषि तंत्र से समझना है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कृषि तंत्र से आप क्या समझते हैं। अगर आप ये डायग्राम भी बना देंगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि आपने पहले तो इन्वेस्टमेंट, इनपुट क्या है आपका, देन आपका काम क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रक्रम, देन आउटपुट क्या है, निर्गत क्या है। तो आपने भूमि, बीज, उर्वरक, मशीनरी, श्रमिक और जल, ये सारी चीजें खेती में सबसे पहले डाली। फिर काम क्या किया कि आपने जुताई की पहले, फिर बुवाई की, निराई गुड़ाई की, सिंचाई की, कटाई की। निराई गुड़ाई का मतलब है हम जब फसल जब खड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उसके बीच में छोटी घास आ जाती है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो हम क्या निराई गुड़ाई करके धीरे धीरे उसको बाहर निकालते हैं, उसको हम खरपतवार हटाना कहते हैं। निर्गत में आपको फसल तो मिलेगी, उसके साथ में आप पशुपालन कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें भी मिल सकती हैं और उसके साथ में पैसा मिलेगा। तो ये है कृषि तंत्र, आपको समझना, इसको लिखिए। इसको यहाँ पर ये पहला वीडियो समाप्त होता है। अब हम इस चैप्टर को अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। नोट कीजिए इसको नोटबुक में।